वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हमारा सेल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम्स के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरा जो ये कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूं, मेरा पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं जब हम इनको स्टेन करते हैं, है ना। जब हम इनको स्टेन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो मुझे बताइएगा कि वो स्टेन का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा नंबर, शेप और साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल टू सेल क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि बहुत सारे ऐसे भी सेल्स हैं जिसके अंदर बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट सेल में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में आपको बहुत ज्यादा क्या है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको ये बताता हुआ चलो, यहाँ पर सॉसेज शेप आपको स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा, सॉसेज शेप, या फिर आप बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप आपको देखने को मिलता है। डायमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। डायमीटर 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, अगर एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर क्या है, आपको इसका साइज देखने को मिलेगा। और वहीं लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर क्या है, इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, सबसे पहले तो सबसे बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन, फिर अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के जो गैप को क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का। और ये इन्वेजिनेशन जो आपको इनर मेम्ब्रेन की देखने को मिल रही है, इसको हम क्रिस्टा कहते हैं। इसी क्रिस्टा के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या है, F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीसोम्स कहलाते हैं और एटीपी सिंथेसिस करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है हम उसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और इनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इसलिए ये सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली क्या है, कहलाती है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर। तो आपको बताता हुआ चलूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या है, आपको देखने को मिलती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, ल्यूमन होता है, जो कि दो एक्वस कंपार्टमेंट्स को क्या करती हैं, डिवाइड करने का काम करती हैं, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से क्या है, जानते हैं, है ना भाई। और इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये बहुत सारे इनफोल्डिंग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्रिस्टा, है ना, जो कि मैट्रिक्स के टुवर्ड्स क्या होते हैं, लाई करते हैं, और ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात यह है कि सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा F1 F0 जो पार्टिकल्स हैं वो एटीपी सिंथेसिस कर सके। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो दो मेम्ब्रेन हैं, इनके पास अपने खुद के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अपने खुद के क्या है, एंजाइम्स होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जो लिक्विड पार्ट होता है, जो मैट्रिक्स हम बोलते हैं, तो उसके अंदर मुझे सर्कुलर डीएनए और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी क्या है, देखने को मिलेंगे। इवन राइबोसोम्स भी आपको देखने को मिलता है, 70S, मतलब स्मॉल साइज का आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है भाई फिजन की सहायता से। फिजन तो आपको पता ही होगा, एक प्रकार की डिवीजन है जहां पर पेरेंटल सेल क्या होती है, दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, उसी को फिजन कहा जाता है। और आपको अगर पता चले कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट, कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होता है भाई एटीपी सिंथेसिस के लिए, तो आप कहेंगे यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ये इनफोल्डिंग आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, ऐसे इनफोल्डिंग्स क्या है, आपको देखने को मिलती है। इनको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टा, क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। और इनके पास अपना खुद का क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे डीएनए, इसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इसके अलावा F1 F0 पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम्स,
ठीक है, जो एटीपी सिंथेसिस करने का काम करती है। इसके अलावा लिक्विड पार्ट, अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंदर मुझे और क्या देखने को मिलेगा, तो मैं कहूँगा सर मुझे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कितने साइज के वाला, तो आप कहेंगे 70s क्या है साइज आपको राइबोसोम्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मोटी मोटी बातें क्या है आपको याद करनी है। आपसे कोई पूछे कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में वो कौन सा एरिया है जहां पर मैक्सिमम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो आप कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, तो आप कहेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, तो याद रख लीजिएगा। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसी के अंदर ये ईटीएस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, जिस ऑर्गेनेली का नाम है यहाँ पर प्लास्टिड। प्लास्टिड आपको पता ही है कि केवल आपको प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स के अंदर देखने को मिलता है। भाई यूग्लिनोइड्स क्या है, एनिमल है ना। यूग्लिनोइड्स क्या है, एनिमल है। और कैसा एनिमल है, तो यूनिसेलुलर एनिमल है। तो ये दोनों तरीके से परफॉर्म करता है, मतलब खुद भी खाना बना सकता है और इवन हेटेरोट्रॉफिक नेचर का भी क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। साइज क्या मिलेंगे प्लास्टिड के, लार्ज साइज मिलते हैं, जो कि आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इजीली क्या है ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिनकी वजह से आप क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब प्लास्टिड्स को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला आता है जी क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर मुझे क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। कौन सी प्रोसेस के लिए, तो आप कहेंगे जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट, तो कहलाया जी क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो आप कहेंगे फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, जो कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जितने भी फ्लावर्स या फिर आपने फ्रूट्स वगैरह देखे होंगे ना कलर्ड, तो वो सब के सब क्या है क्रोमोप्लास्ट क्या है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड कलर क्या है आपको देखने को मिलता है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स कहलाती है और इनमें साइज और शेप्स क्या है वेरी करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और एग्जाम्पल याद रखिएगा पोटैटो, ठीक है भाई। इसके अलावा इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल और फैट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उन ल्यूकोप्लास्ट को हम इलायोप्लास्ट कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनको एल्यूरोप्लास्ट के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपको मेज के डायग्राम के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ जो मैक्सिमम आपको जो दिया हुआ है वो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और ये मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है हमें देखने को मिलती है। मीजोफिल लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, जैसे कि पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं पैलिसेड मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं स्पंजी सेल्स, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, मीजोफिल सेल्स कहलाती है। और उन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये लेंस शेप का होता है, देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक ऑर्गेनेली भी हम इसको बोल सकते हैं। लेंथ याद रखिएगा 5 to 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर क्या है आपको देखने को मिलती है। नंबर वेरी करते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए किसी में प्लास्टिड एक है, तो वो एग्जांपल याद रखना, कलमाइडोमोनास में केवल एक ही आपको प्लास्टिड देखने को मिलता है, और 20 से 40 क्या है आपको प्लास्टिड देखने को मिल जाएंगे, या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं किसके अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये एक सिंगल स्टैक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड, और बहुत सारे यहाँ पर पाइल अप हो रखे हैं यहाँ पर थैलाकॉइड, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेनम के नाम से जानेंगे। और इन्हीं ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिना, और लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके पास अपना खुद का भी डीएनए होता है, तो इसलिए इसको सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंटेंट और है वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है वो कैसी होती है, लेस परमिएबल। याद रखिएगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेस जो फिल होता है इनर मेम्ब्रेन का क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको थैलाकॉइड कहते हैं। यही थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको नाम दे देते हैं हम क्या, ग्रेना। क्या नाम देंगे भाई, ग्रेना। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना।
और ये भी याद रखना जी, ग्रेना के अंदर या आप बोल सकते हैं थैलाकोइड के अंदर, थैलाकोइड के ल्यूमन वाले पार्ट में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या है देखने को मिलते हैं, जो सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जिनको हम स्ट्रोमल लैमेला के नाम से जानते हैं, जो कि थैलाकोइड को अलग अलग ग्रेना के साथ जोड़ने का काम करती है। ये जो स्ट्रोमा है ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, राइबोसोम इनके पास है, एंजाइम्स भी हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करते हैं। राइबोसोम का साइज याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s होता है, और वही साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो उसमें 80s राइबोसोम होता है। तो याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ है ना, इसके अलावा प्लास्टिड हुआ, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट हुआ, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल हुई, इन सब के अंदर 70s क्या है, राइबोसोम आपको देखने को मिलता है। और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में या एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में आपको 80s राइबोसोम क्या है देखने को मिलेगा। ये याद कर लेना भाई, सभी के सभी इंपॉर्टेंट वन है। अब भाई आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो भैया राइबोसोम क्या है, एक तो इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, सभी को पता होना चाहिए, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ये बने होते हैं जी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के, मतलब आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम्स। और जॉर्ज पेलेडे वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार 1953 में क्या किया था, राइबोसोम की खोज करने का काम किया। इन्होंने ही बताया था कि इनके अंदर कितनी सब यूनिट्स होती है, 2 सब यूनिट होती हैं, एक तो 60s लार्जर सब यूनिट और 40s स्मॉल सब यूनिट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 80s राइबोसोम बनाने का काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये मान लीजिए ये है जी स्मॉलर सब यूनिट है ना, और ये नीचे मैंने बना दिया जी लार्ज सब यूनिट, और मुझे बनाना है जी 70s राइबोसोम, कौन सा बनाना है, 70s राइबोसोम बनाना है। तो यहाँ ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, तो आप कहें जी 30s, और नीचे कितना हो जाएगा, तो आप कहें जी 50s, ठीक है, 30s और 50s, और ये बन जाएगा क्या, 70s राइबोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, और इसके अलावा तीसरा मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी स्मॉलर यूनिट क्या होती है 30s की, और लार्जर यूनिट कैसी होती है भाई, तो याद रखिएगा 50s। और ये एस वर्ड भी आपको याद करना है, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट कहा जाता है भाई, स्वेडबर्ग एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्हीं वैज्ञानिक का यहाँ पर नाम यूज किया है किसने, जॉर्ज पेलेडे ने, सम्मान के तौर पर, और ये साइज और डेंसिटी बताने का क्या करते हैं, काम करते हैं राइबोसोम्स के। तो चलिए आज हम करते हैं स्टार्ट। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, गो थ्रू द सेक्शनल व्यू। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन आप देख ही पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आपको बताना है कि ए क्या है, ए तो जी आउटर मेम्ब्रेन, बी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है जी, सी क्या है, मैट्रिक्स, और डी क्या है जी, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और ई क्या है भाई, क्रिस्टा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखकर तसल्ली से, अगर गलत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है भाई, नहीं तो बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ पर आंसर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, द क्रिस्टा इन माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट। अब आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होते हैं, और ये बहुत ही जरूरी होते हैं भाई, किस लिए, तो मैं कहूंगा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स होंगे, और जितने F1 F0 पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा एटीपी सिंथेसिस क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है जी, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी भाई मुझसे ना। चलो देख लेते हैं एक करके स्टेटमेंट, अगर कोई गलत होगा तो उसको बता दूंगा ये गलत है या सही है तो सही है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है भाई, इसके अलावा आप कह सकते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, सारे के सारे ठीक है। अब को बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं बताया आपने, वी गर्ल बताया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आता है भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन में क्या करती हैं, ये सिंथेसिस करने का काम करती हैं, ठीक है जी। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेटिव ऑफ एटीपी, यह तो बिल्कुल ही सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक हो जाएंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57,
माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे प्रोसेस। भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है, इसका मतलब ये अपने आप को खुद डिवाइड कर सकती है। इसके पास क्या है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और राइबोसोम भी है। तीनों चीजें क्या है इसके पास पाई जाती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहा गया। चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट स्टोर, तो भैया नन ऑफ दी अबव आ जाए, ठीक है भाई, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 59, क्रोमोप्लास्ट हैव फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स कॉल्ड। क्रोमोप्लास्ट के पास फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? तो हम कहेंगे जी कैरोटिनॉइड्स। क्या नाम देंगे भाई उसको? कैरोटिनॉइड क्या है हम यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 60। आप देखिए, आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने, ठीक है जी। पहला देख लो भाई, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है अदर देन क्लोरोफिल, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट, हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, कोई पिगमेंट नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि कलरलेस प्लास्टिड है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, नहीं जी, स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एल्यूरोप्लास्ट, क्या ये ऑयल और फैट? नहीं जी, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इलायोप्लास्ट, ये फैट और उसको स्टोर करते हैं ना, ऑयल को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड देख लो भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन के ऊपर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो आपको देखना है भाई, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखा रखा है ABCDE करके। तो सबसे ए देखो भाई, आउटर मेम्ब्रेन, ए देख लो आउटर मेम्ब्रेन किस किस में है, बी में और डी में। बी और डी में दे रखा है, और बी क्या है भाई? इनर मेम्ब्रेन। तो देखो जी, बी यहाँ स्ट्रोमा दे रखा है, तो यहीं पे आंसर हो गया हमारा, कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। और इसको एक बार रोक कर चेक कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है या गलत है ना, क्योंकि थोड़ा हमने जल्दी किया है क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62, Who discovered ribosomes as a dense particles under the electron microscope? किसने देखा भाई? 1953 में देखा था भाई राइबोसोम्स को पहली बार। किसने देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो याद रखिएगा, जॉर्ज पेलेडे। किसने देखा भाई? जॉर्ज पेलेडे। कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? दो टाइप के, 70S और 80S राइबोसोम्स, आपको याद रखना। इनके सब यूनिट्स याद कर लीजिएगा, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ये सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये था आज का सेशन, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारा जो ये कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एस्टेट में जितने भी टॉपिक्स आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और आपका एग्जाम 100% की क्लियर हो जाएगा। आप एस्टेट क्लियर करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे भाई, क्योंकि अगली सरकार का पता नहीं कि या भाजपा सरकार आएगी या कांग्रेस सरकार आएगी। जो भी सरकार आएगी वो वैकेंसी जरूर लेकर आएगी, और जब वैकेंसी लेकर आएगी तो इसका मतलब पेपर क्लियर होना चाहिए, हरियाणा का टेट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप अगले एग्जाम में बैठ पाओगे। अन्यथा देख लीजिए, हमारी तरह ही आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।